नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग साइंस स्पेशल का केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक स्मॉल स्मॉल बट बिग थिंग यानी छोटी छोटी मगर मोटी बातें से 30 क्वेश्चन करेंगे। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आज करेंगे और 30 क्वेश्चन नेक्स्ट डे हम लोग पूरा करेंगे। इसके झा सर के द्वारा बनाया गया स्पेशल टॉपिक है, जिसमें एलपी और टेक्नीशियन के लिए PYQ को देखते हुए बनाया गया है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। हम लोग क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग के पास, देखिए टॉपिक का नाम है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ हम लोग ध्यान से देखते जाएंगे। क्वेश्चन है जो एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, एंटोनी एल लेवोजियर। मतलब लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्हीं को द्वारा यह नियम दिया गया था, जिसके दो नियम था जो आगे हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लीजिए, एंटोनी लेवोजियर एक प्रशंसनीय रसायन वैज्ञानिक है, जिन्होंने रसायन संयोग के दो महत्वपूर्ण नियम का विकास किया। रासायनिक पदार्थ के नामकरण के लिए आधुनिक प्रणाली में सहलेखन किया। इसे आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। जो हम लोग पहले होता है, लेवोजियर को क्या कहा जाता है? आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। दो नियम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? लेवोजियर के द्वारा। इसलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का एक घटक है, किसने खोजा था? इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का घटक है, इसे किसने खोजा था? तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का घटक है, किसने खोजा था? तो इसका एक ट्रिक होता है, हम लोग जानते हैं, ईटा पग नाच। तो इस इलेक्ट्रॉन हो गया, ट से थॉमसन हो गया, प से प्रोटॉन हो गया, और ग से गोल्ड स्टील हो गया, और न से न्यूट्रॉन, अच्छा से चार्डिव है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन। पहला का एक हो जाएगा, पहला का एक नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बेकुरल ने किया था। कौन किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कार कौन किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। तो दो का आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं हेनरी बेकुरल कौन सा ऑप्शन में है। तो दो का ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो का ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी हेनरी बेकुरल हो जाएगा। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था, जो सी नंबर में है। आगे हम लोग देखते हैं, आराम से देखते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो गैस से संबंधित 3 गो नियम है। यहाँ हम लोग देखते हैं, गैस से संबंधित 3 गो नियम है। PVT, ऐसे हम लोग ट्रेंगल बनाते हैं, PVT। यहाँ बनाते हैं BCG, PVT BCG। B से क्या होगा? बोयल लॉ हो जाएगा, C से चार्ल्स लॉ हो जाएगा, G से गे लूसो लॉ हो जाएगा। तो 3 गो नियम गैस से संबंधित था, लेकिन फिर से देखिएगा, B से क्या? बोयल लॉ, C से क्या? चार्ल्स लॉ, और G से क्या? गे लूसो नियम हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम है, जो गैस से संबंधित नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 का आंसर डी हो जाएगा। फैराडे का नियम किससे है? फैराडे का नियम उससे जो जनित्र चलता है ना, जनित्र में फैराडे लॉ लगाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, ये तो सही है। बी भी सही है। ठोस पदार्थ का ये भी सही है। ठोस पदार्थ लगा असममित हो, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें से कौन गलत है? तो गलत कौन हो जाएगा? ए नंबर गलत। ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ आकार अनिश्चित नहीं होता है, निश्चित होता है। इसलिए ये नंबर आंसर गलत है। आगे हम लोग देखेंगे इसका आंसर, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में, उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वह गैस में, क्या कह रहा है? ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर क्या है? ठोस को जलाएंगे, द्रव नहीं बनता, सीधे गैस। इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर, मध्यवर्ती तरल अवस्था में परागमन के बिना किसी तत्व का प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ठोस से सीधे गैस, ये भी वही है। ठोस से सीधे क्या बनाना है? यहाँ कह रहा है ठोस से
गैस अवस्था में परिवर्तन करने के इसको भी क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब ऑप्शन एक कहाँ है, इसका बी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, ठोस से सीधे गैस क्या बनाता है, ऊर्ध्वपातन, यानी इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था को शामिल नहीं किया गया। तो सामान्यतः पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं। सामान्यतः पदार्थ के कितने अवस्था, 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था होते हैं। चौथा तो होता है वो अलग होता है, प्लाज्मा होता है, बी सी होता है। इसमें कोलाइड ऑप्शन हो जाएगा जो गलत है, कोलाइड ऑप्शन गलत है, इसलिए 6 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। पदार्थ का मूल अवस्था क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस होता है, इसलिए 6 का आंसर बी नंबर हो जाएगा जो कोलाइड दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से हम पढ़ के सुना, नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को पहचाना। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ का कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये तो सही है। पदार्थ का कण के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। पदार्थ का कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है। पदार्थ का कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। पदार्थ का कण स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा जो नीचे दिया गया है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ दिया, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान के जिसका द्रव्यमान होता है, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है, पदार्थ का उदाहरण जल, हवा, बालू आदि पदार्थ है जो निश्चित अवस्था में नहीं रहता है। इसका PDF थोड़ा सा खराब बन गया है, लेकिन हम पढ़ लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग का तकनीक कहाँ होता है, एक मिश्रण से अवयवी पदार्थों को अलग करने में होता है। एक मिश्रण से अवयवी पदार्थों को अलग करने में होता है। एक मिश्रण से अवयवी पदार्थों को अलग करने में होता है, इसलिए 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर डी हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है, एक मिश्रण से अवयवी पदार्थ को अलग करने में किया जाता है, इसलिए 7 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। 8 नंबर आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसी अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता है। तो एटम को नहीं बांटा जा सकता, एटम को नहीं बांटा जा सकता, इसलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से किसी अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता, तो एटम को नहीं बांटा जा सकता। आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर। कौन अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज, देखिए यहाँ धात्विक खनिज मैग्नीज, मैग्नीशियम, बॉक्साइड, ये सब धात्विक है, लेकिन यहाँ देखिए सिलिका क्या है, अधात्विक खनिज है। सिलिका क्या है, अधात्विक खनिज। 9 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 9 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। फिर से देखते हैं कौन सा अधात्विक खनिज है। तो यहाँ देखेंगे मैग्नीज, बॉक्साइड और मैग्नीशियम, ये सब क्या है, धात्विक है। ये सब क्या है, धात्विक खनिज है। तो क्या बच गया यहाँ से, सिलिका क्या है, अधात्विक खनिज, इसलिए 9 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है LP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होता है, ऊपर नहीं बताया, बी से होगा। और चौथी अवस्था क्या होता है, प्लाज्मा। इसका कौन किए थे, सत्येंद्र नाथ बोस। कौन किए थे, सत्येंद्र नाथ बोस। पदार्थ के 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना किए थे, कौन किए थे, सत्येंद्र नाथ बोस। कौन किए थे, सत्येंद्र नाथ बोस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ दिया देखिए 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक किसने खोजा था। ये तो आसान क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक कौन खोजे थे, रदरफोर्ड। कौन खोजे थे, रदरफोर्ड, इसलिए 10 का आंसर नंबर ये हो जाएगा। परमाणु के नाभिक किसने खोजा था, रदरफोर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। अभी बताया है, ऊपर ट्रिक बताया है। क्या ट्रिक बताया था, ईटा पगनाच या ईटा परनाच। इलेक्ट्रॉन के थॉमसन, प्रोटॉन को गोल्ड स्टेट नहीं दिया गया है, तो रदरफोर्ड होगा। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, चैडविक। 11 का आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। न्यूटन क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक। रदरफोर्ड नाभिक का खोज, न्यूक्लियस का खोज। जे थॉमसन क्या है, इलेक्ट्रॉन का खोज। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रण होता है, इसका आंसर हो जाएगा। परमाणु में कक्षों का नियंत्रण भरने का क्रम नियंत्रण होता है, इसे अफबाहु सिद्धांत के द्वारा भरा जाता है। इसे अफबाहु सिद्धांत। 12 का आंसर ये हो जाएगा। 12 का आंसर ये हो जाएगा। 12 का आंसर ये हो जाएगा। परमाणु की कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रण अफबाहु सिद्धांत द्वारा होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है हाई टेम्परेचर। क्या है, हाई टेम्परेचर। क्या है, हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, जो कि नीचे दिया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन।
थोड़ा सा है इसमें, उसके बाद अच्छा PDF आने लगेगा। सभी तत्वों 13वां है, सभी तत्वों के परमाणु का आकार कैसा होता है? परमाणु का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार, यानी गोली होता है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस द्रव और ठोस स्थिति में मुक्त रूप से उपलब्ध होता है? कौन सा गैस द्रव और ठोस तीनों अवस्था में होते हैं? यहाँ दिया देखिए, गैस, द्रव और ठोस तीनों। तो गैस में क्या होगा? दो वाष्प है, वाष्प है। द्रव में क्या होगा? पानी। और ठोस में क्या होगा? बर्फ। तो ये कौन होता है? H2O। H2O होता है ना। वाष्प में भी गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा, नॉर्मल में पानी रहेगा, और ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D फॉर डॉग, H2O, जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, H2O। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर सभी पदार्थ की विलयता क्या होता है? ताप बढ़ने पर सभी पदार्थ की विलयता, कुछ पदार्थ की विलयता की बढ़ती और कुछ पदार्थ की घटती है। ताप बढ़ाने पर पदार्थ की विलयता, कुछ पदार्थ की विलयता बढ़ती है और कुछ पदार्थ की घटती है। कैसे हम लोग पता करेंगे? जैसे बर्फ क्या है, दो को बर्फ को चिपका के रखेंगे तो पिघलने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। इसी को अलग करेंगे तो जल्दी पिघल जाएगा अपेक्षा इसके टाइम से। ये तो क्या हो गया, ये जब ये प्रेशर बढ़ा है तो क्या हो गया, ये पिघलना कम हो गया। ऐसे ही होता है ताप बढ़ाने पर। जैसे देखिए, द्रव कोई है, द्रव जैसे मतलब मान लीजिए तेल, इसका वो गड़ी वाला तेल होता है, उसको हाथ में ऐसा लगा दिए तो टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या होता है? पिघल जाता है। इसलिए कुछ पदार्थ की बढ़ती और कुछ पदार्थ की घटती है। आप लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ। ताप बढ़ाने पर सभी पदार्थ की विलयता क्या होता है? कुछ पदार्थ की बढ़ती है और कुछ पदार्थ की विलयता घटती है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कौन करेगा? विद्युत सेल। कौन करता है? विद्युत सेल करता है। और विद्युत पंखा क्या करता है? विद्युत पंखा करता है विद्युत ऊर्जा से, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा। क्या करता है? उष्मीय ऊर्जा। हेयर ड्रायर ये सब कुछ सही है ना, ये भी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा हवा देता है। समझ पाएंगे। विद्युत हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत पंखा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत सेल क्या करता है? विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। आगे हम लोग देखते हैं, शुष्क सेल में जो ऊष्मा संग्रहित होती है वो क्या कहते हैं? 16 नंबर का है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होते हैं वह है, उसे कहते हैं रासायनिक। क्या कहते हैं? रासायनिक। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 का आंसर बी हो जाएगा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर, कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने में समर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए उसका अभिक्रिया में परिवर्तन कर दे, यानी घटा दे या बढ़ा दे, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसा काम है जो रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, यानी परिवर्तन कर सकता है उसमें बिना भाग लिए, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। 17 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। 18 का आंसर ये हो जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलते हैं उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और आगे देखेंगे इसी में, जिस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी। जिसमें ऊष्मा की जरूरत है उस ऊष्माशोषी कहेंगे, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। यहाँ नीचे दिया है आंसर भी। CO2 को शुष्क बर्फ को भी कहा जाता है। CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 है, जो ठोस में है उसको क्या कहते हैं? सूखी बर्फ कहेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिश्र धातु नहीं है? तो ब्रॉन्ज, स्टील और ब्रांस तीनों क्या है? मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज, स्टील और ब्रांस तीनों क्या है? मिश्र धातु। लेकिन जिंक यहाँ क्या है? धातु है। जिंक यहाँ क्या है? धातु है। इसलिए 19 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। जिंक को ZN से लिखते हैं, ZN से लिखते हैं जिंक को। ब्रॉन्ज, स्टील, ब्रास ये सब क्या है? मिश्र धातु है। जिंक जो है एक धातु है, इसलिए इसका आंसर 19 का आंसर नंबर डी हो जाएगा।
आगे हम लोग बताते हैं वायु के संगठन गैसों की सामान्यता होती है। वायु के संगठक गैसों सामान्यता होती है, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। वायु की संगठक गैसों में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन लगभग 21% है, 20.8% है, लेकिन लगभग 21% है, इसलिए 20 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर। आज 30 या 32 क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट डे, और उसका 30 क्वेश्चन करवा देंगे। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू के द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता? यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है नहीं काटा जा सकता। हर बार में क्या होता है, कोई बच्चा देखता नहीं है, चाकू देख लेगा आसानी से, मतलब समझ जाएगा सोडियम पुलिस, लेकिन यहाँ है नहीं काटा जा सकता। तो एल्युमिनियम का हम लोग बर्तन, लोटा या गिलास देखे होंगे, उसको हम लोग नहीं काट सकते हैं, चाकू से आसानी से नहीं काट, इसलिए 21 का आंसर नंबर सी हो जाए। और सोडियम तो फेमस क्वेश्चन है जिसे आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन यहाँ सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जो भी है इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सी नंबर एल्युमिनियम है, जिसे चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता। आगे हम लोग देखते हैं धातु की विशेषता क्या है। धातु की विशेषता क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन है। तो धातु की विशेषता क्या है? धातु की विशेषता यही है कि धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होते हैं, सामान्यतः तापमान पर ठोस होती है, अपारदर्शित होते हैं तथा पॉलिश करने पर चमकती है। जैसे लोहा ले लीजिए, लोहा क्या है? विद्युत का सुचालक है, एक प्रकार धातु है, ऊष्मा वहाँ एक तरफ गर्म करेंगे तो दूसरा तरफ भी ये लोहा है, इसको यहाँ हीट देंगे तो यहाँ भी हीट हो जाएगा संवहन विधि द्वारा, यहाँ विद्युत देंगे यहाँ भी आ जाएगा, तो विद्युत का ऊष्मा का दोनों का तापमान पर ठोस, तो ठोस सॉलिड रहवे करता है लोहा, अपारदर्शित, इधर से उधर नहीं देख सकते हैं, इसको पॉलिश करेंगे तो चमकने। जैसे ही एल्युमिनियम को देख लीजिए, ये सब धातु क्या है? विद्युत का सुचालक है, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर ठोस, सामान्यतः ताप पर ठोस होता है, बहुत ज़्यादा ताप बढ़ाएंगे तो द्रव में पिघल जाता है, अपारदर्शित होता है, पॉलिश करने पर चमकते, इसलिए 22 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 22 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका 22 का आंसर हम लोग क्या कर देंगे? ए कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सी धातु सबसे हल्की है? धातु सबसे हल्की कौन है? लिथियम है। कौन है? लिथियम सबसे हल्की धातु है। कौन है? लिथियम सबसे हल्की धातु, इसलिए 23 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। यही पर जगह सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑस्मियम है। क्या है? ऑस्मियम है। क्या है? ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, सबसे हल्की धातु लिथियम। यही पूछेगा सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। इसलिए 23 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, बाहर वायु में रखेंगे तो ये रिएक्ट करके आग लग जा सकता है, इसलिए पोटेशियम को किस में रखा जाता है? तेल में रखा जाता है। सोडियम को भी केरोसिन तेल में रखा जाता है, लेकिन सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार पोटेशियम, इसलिए 24 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखा जाता है? तो पोटेशियम हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन PYQ है, जो ALPN टेक्नीशियन और अदर एग्जाम में पूछा गया, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान हो या हार्ड, आसान क्वेश्चन ही परीक्षा में गलत होता है कन्फ्यूजन के कारण। निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। विषम क्या है? देखिए, ये तो मिश्र धातु है, वायु भी एक प्रकार का मिश्रण है, दूध भी एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन जल क्या है? जल एक प्रकार का यौगिक है। यौगिक है। कैसे है हम बताते हैं। मिश्रण का मतलब होता है, मिश्र धातु या मिश्रण का मतलब होता है किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो मिश्रण या मिश्र धातु बन जाता है। लेकिन जल को क्या किया जाता है? जल को H2O एक नियत अनुपात में मिलाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो जल बनता है। इसलिए यह क्या है? यौगिक। यौगिक का गुण क्या होता है कि निश्चित अनुपात में बनाया जाए उसे यौगिक कहते हैं। और जैसे चीनी और पानी मिला दिया जाए तो वो मिश्रण हो गया। बालू और चीनी मिला जाए वो सम्मिश्रण है। वायु भी मिश्रण है, बहुत सारा कण से मिलकर दूध भी मिश्रण। लेकिन जल क्या है? जल एक यौगिक, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। जो नीचे दिया गया देखिए, जल एक यौगिक है, मिश्रण है, बाकी सभी मिश्रण है। जल H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निश्चित अनुपात में बना है। वायु विभिन्न गैसों के मिश्रण, वायु का मुख्य नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, लगभग 20.कुछ% होता है। आदर्श गैस का संपीड़न कारक 1 होता है, ये ध्यान में रखिएगा, हो सकता है नया क्वेश्चन। आदर्श गैस का संपीड्यता कारक 1 होता है। आगे देखते हैं हम लोग। दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? दूध उदाहरण है 25 नंबर हम लोग देखेंगे। दूध इमल्सन का उदाहरण किसका उदाहरण है? दूध इमल्सन या पायस का उदाहरण। इमल्सन ऑप्शन में नहीं था, पायस भी है, NCERT एग्जाम पुलर का क्वेश्चन है। दूध किसका उदाहरण? इमल्सन या पायस का उदाहरण, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 25 का आंसर सी नंबर। आगे देखते हैं। वायु से नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है। वायु से नमी को अवशोषित करने, जैसे वायु है, वायु में क्या है? नमी यानी पानी हल्का हल्का जैसे फॉग टाइप के है, उसका अवशोषण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं, या वाष्पीकरण भी ऑप्शन में रहता है, तो वाष्पीकरण भी हो जाएगा। वायु से नमी अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या ऑप्शन के अनुसार निस्यंदन होगा, नहीं तो वाष्पीकरण भी होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण
करण भी होता है, इसलिए 26 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 का आंसर डी हो जाएगा। वायु से नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, 26 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। देखिए, ऊपर 26 नंबर का क्वेश्चन का यहाँ ऑप्शन ऐसे दिया गया है, लेकिन वहाँ डी में निस्यंदन था, डी का मतलब ए नंबर हो जाएगा आंसर। 26 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, निस्यंदन होगा लेकिन ए में डी दिया गया। रेलवे में ऐसे उलट के ऑप्शन देता है जो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं हम लोग, जल में सबसे कम घुलनशील गैस, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? तो N2 है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? N2 है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? N2 है, इसलिए 27 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैसों की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? इसे प्लाज्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैसों की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? प्लाज्मा, यानी 28 का आंसर ये हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। जल तो मिश्रण नहीं है, पहले ही बता दिया। नाइट्रोजन, जल में नाइट्रोजन नहीं होता। जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक, इसका आंसर ए हो जाएगा। जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। सी नंबर कहाँ है? सी नंबर बी में आंसर है, इसलिए 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। TCS पैटर्न 2022 पे आधारित। पैटर्न का मतलब है TCS बहुत बारे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना। TCS पैटर्न 2022 पे आधारित है, यानी ग्रुप डी में पूछा गया होगा, या NTPC में। कौन सा कथन से जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है? यानी 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? मिश्र धातु है। देखिए यहाँ मिश्र धातु है, जैसे पीतल हम लोग ले लेते हैं, ऑप्शन में देखिएगा पीतल हम लोग ले लेते हैं, तो पीतल में क्या है? पीतल में होता है कॉपर प्लस जिंक। क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। तो ये भी धातु है, ये भी धातु है। तो मिश्र धातु मतलब एक ही ऑप्शन से हम लोग बता दें पीतल, तो इसमें धातु है। ये तो विलयन है, मतलब मिश्रण मारा तो विलयन है, लेकिन किसका विलयन है? तो पायस तो होगा नहीं, लवण पानी होगा नहीं, पानी कहाँ है इसमें? कोलाइड विलयन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ठोस विलयन है। मिश्र धातु क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया। ठोस विलयन है पीतल, क्या कि कॉपर भी ठोस है, जिंक भी ठोस। ये दोनों को मिलाएंगे, कॉपर भी ठोस, जिंक भी ठोस, इसको मिलाएंगे तो पीतल बनेगा। पीतल भी ठोस, जो एक प्रकार का विलयन है। कैसा विलयन है? ठोस विलयन है, इसलिए मिश्र धातु कैसा विलयन होगा? ठोस विलयन। 30 का आंसर सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। आगे हम लोग देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। क्या है? हीरा है। आगे हम लोग बताते हैं, यहाँ लिखा गया है, देखिए, हीरा पृथ्वी की प्रकृति के रूप में, हीरा पृथ्वी की प्रकृति के रूप में पाया जाता है सबसे कठोर पदार्थ है। यह हीरे की विशाल आणविक संरचना के कारण, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंध के साथ 4 अन्य कार्बन परमाणु में बन जाता है। आगे देखते हैं, सहसंयोजक बंधन बहुत मजबूत होते हैं और इन्हें तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है। हीरे में कई सहसंयोजक बंधन जो उसे कठोर बनाते हैं। सहसंयोजक बंधन के कारण हीरा क्या होता है? कठोर होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में किसको लाफिंग गैस के रूप में उपयोग किया जाता है? तो लाफिंग गैस में हम लोग क्या करते हैं? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? N2O का उपयोग करते हैं, इसलिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ क्या है? ये नाइट्रस डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों कहाँ से निकलता है? कोयला जलाया जाता है, वहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। और नाइट्रोजन लाइफिंग गैस में किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कहाँ से निकलता है? जब कोयला को जलाया जाता है वहाँ से निकलता है, ठीक है, समझ गए होंगे। इसलिए 31 का आंसर डी होगा। लाफिंग गैस कंफ्यूज नहीं होगा, N2O याद कर लीजिए। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O लाफिंग गैस में किसका होता है? N2O। जैसे आप लोग देखिए, नाइट्रस और लाफिंग मतलब क्या है? हंसना। तो वातावरण में सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। तो जितना हंसेंगे समझिए कि क्या होगा? नाइट्रोजन निकलेगा। तो नाइट्रोजन ज़्यादा निकलेगा, क्या कि 78% है, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। नाइट्रोजन ज़्यादा निकलेगा, मतलब N2O हंसेंगे तो नाइट्रोजन ज़्यादा निकलेगा। आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आगे करेंगे। कौन सा कथन गैसों के अणुओं के विनाश की गति का वर्णन करता है? 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन गैसों के अणुओं के विनाश की गति का वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अणुएं अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं। अणुएं अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं। 32 का आंसर ये हो जाएगा। 32 का आंसर ये हो जाएगा। कौन सा कथन गैसों के अणुओं की विन्यास और गति का वर्णन करता है? अणुएं अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं। 32 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग 30 क्वेश्चन और लाएंगे। टोटल 62 क्वेश्चन है इसमें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।